नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपना सेमेस्टर 1 का सिलेबस पूरा कर लिया है मास्टर ऑफ कॉमर्स का। आज हम अपने सेमेस्टर 2 का शुभारंभ करने वाले हैं और जिसमें पहला सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समय के साथ साथ हम बाकी सब्जेक्ट्स जैसे आपके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है और आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी धीरे धीरे करके कवर करना स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सेमेस्टर 1 मुझसे कवर किया है तो आई होप आपको सेमेस्टर 2 में भी आनंद आने वाला है। तो आइए अपनी जर्नी को सेमेस्टर 2 की स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस से कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपका एज यूजुअल 4 यूनिट्स के अंदर सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट आपकी इंट्रोडक्टरी यूनिट है जिसके अंदर हम समझेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो किस तरह से इससे रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग या बाकी जितनी भी तरह की अकाउंटिंग है वो किस तरह से इससे रिलेटेड है। क्योंकि देखेंगे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो दूसरा शब्द है वो कौन सा यूज किया गया है, अकाउंटिंग का। तो हम ये देखना जरूरी है कि अकाउंटिंग किस तरह से मैनेजमेंट को हेल्प करती है, वही चीज हम यहां पर पढ़ेंगे। फिर आपके यूनिट 2 के अंदर हम बजटरी कंट्रोल वगैरह पढ़ेंगे, बजट प्रिपरेशन कैसे की जाती है, परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है। ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फिर आपकी यूनिट 3 आ जाती है जिसके अंदर हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज जो शुरुआत से चले आ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक के अंदर। फिर आपके यूनिट 4 आ जाते हैं कि ऑल्टरनेट चॉइसेस, यानी कि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा किस तरह से ऐसे फंक्शंस किए जा सकते हैं, टूल्स और टेक्निक लगाई जा सकती हैं जिससे आप क्या फंक्शंस ले सकें, मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से जिसका नाम क्या होने वाला है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपका पहला यूनिट जो है वो अपने आप में सिर्फ एक चैप्टर के अंदर ही कवर हो जाता है। छोटा सा चैप्टर है और काफी प्यारा चैप्टर है। तो आइए एक एक करके चीजें समझते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, फिर लास्ट में पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है, वो चीजें भी। उसके बाद सबसे पहली स्लाइड पे हम देखते हैं कि मीनिंग बताया गया है हमको किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये सारे जो आपको पीपीटी हैं, ये स्लाइड्स हैं, ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा या उसका गूगल ड्राइव में भी आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं मीनिंग क्या चीज होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। तो एक ऐसी अकाउंटिंग जिसको क्या नाम दिया गया है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। मैनेजमेंट और अकाउंटिंग तो दो शब्द है। मैनेजमेंट कहां से आया, मैनेजर से। अकाउंटिंग कहां से आया, अकाउंटेंसी से। तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स यानी कि एक ऐसी अकाउंटिंग जो कौन करता है, मैनेजर्स। इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिससे क्या करते हैं हम अलग अलग जगहों से, कौन कौन सी जगह, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट्स होते हैं, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग जहां से हम पर यूनिट कॉस्ट पता करते हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पता करते हैं। फिर कहां आते हैं, टैक्स अकाउंटिंग जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे आगे आने वाले टाइम में जो इनकम होने वाली है उस पर कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। फिर आते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो हमने अपने पिछले सेमेस्टर के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सिलेबस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का टॉपिक कवर किया था, आई होप आपको याद होगा। उसके अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी थी कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को एक काम या एम्प्लॉय या एक एक्सपेंस ना ट्रीट करके उसको एक कैपिटल हमें मानना चाहिए, कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इन अलग अलग फील्ड से अगर मैं इंफॉर्मेशन गैदर करता हूं, किस लिए मैं ये काम कर रहा हूं, डिसीजन मेकिंग के लिए। कौन से डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सेलेक्टिव इन नेचर। तो सेलेक्टिव इन नेचर का कहने का मतलब है कि हर चीज, देखिए अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं और अकाउंटिंग आपको यहां पर 4 तरीके की बताई गई है, फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इस तरह से फोरेंसिक अकाउंटिंग भी होती है, इस तरह से आपकी कोई और तरह की अकाउंटिंग्स भी होती है, मल्टीपल टाइप्स की। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से सिर्फ वही चुनिंदा जानकारी हम लेंगे जिससे डिसीजन हम ले सकें, किससे रिलेटेड, मैनेजमेंट डिसीजंस। तो वो अपनी फर्म का आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखना है या कुछ और चीजें देखनी है, वो सारी चीजें कहां से कर पाएंगे हम,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। उसके बाद आता है द मैनेजमेंट टेक्स बोथ रूटीन एंड स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फिर से वही बात कि उस इंफॉर्मेशन जो हमने कहां से कलेक्ट करी है, अलग अलग रिसोर्सेज से। कौन कौन सी, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यानी अपनी बैलेंस शीट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, लेजर्स हो गए, ट्रायल बैलेंस हो गया, फिर हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गए, उसके अंदर मटेरियल कॉस्टिंग होता है, ओवरहेड कॉस्टिंग होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, सारी वो चीजें आती हैं। उसके बाद टैक्स अकाउंटिंग आता है, उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्स पे करना है, वो सारी चीजें हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आ जाती है कि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी कि जो आपके पास लैंड सॉरी मैन एंड लेबर है, उसको आप किस तरह से ट्रीट करोगे, उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करोगे, उनकी एक्सपेंसेस की, वो सारी चीजें। उसके बेसिस के ऊपर रूटीन यानी कि आए कुछ कुछ टाइम बाद, थोड़े थोड़े वक्त के बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। और स्ट्रेटेजिकल डिसीजन मतलब स्ट्रेटेजी, यानी कि आगे आने वाले समय के लिए कंपनी का प्लान बनाया जाता है कि किस तरह हमें काम करना है, कॉस्ट किस तरह रिड्यूस की जाएगी और प्रॉफिट किस तरह मैक्सिमाइज किया जाएगा। एक्चुअली द मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्क्स टू वेज। One, the management is capable of knowing each and everything about its organization, find out the strong and weak points, and take decisions. On the other hand, the management can also be evaluated by various stakeholders. अब देखिए क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात है तो मैनेजमेंट भी आ रही है, अकाउंटिंग भी आ रही है। अब यहां क्या कह रहे हैं कि ये दो तरीके से काम करता है। बिल्कुल सही तरीका है। पहला तरीका क्या है कि आप उन इंफॉर्मेशन जो आपको अकाउंटिंग के द्वारा मिलती है ना, इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, अलग अलग तरह की अकाउंट्स जो आपने मेंटेन करी हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट है, टैक्स अकाउंट है, आपके ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट है, फोरेंसिक अकाउंट्स है, कुछ भी है, उनसे आपको क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। अब उस जानकारी के बेसिस के ऊपर आपको अपनी कंपनी का यह पता चल जाएगा कि वो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, वीक पॉइंट्स कौन से हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि मेरे रेवेन्यू सबसे ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट से आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करो, जिससे कम आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को मिनिमाइज करो। सिमिलरली कोई रिस्क है तो वो चीज कम की जाएगी, तो उससे जानकारी मिल जाएगी। फिर इस जानकारी का इस्तेमाल दूसरे हाथ पे किस तरह होता है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारी चीजों के पास, ये सारे लोगों के पास ये जानकारी पहुंचाई जाती है ताकि वो अपने हमारी कंपनी को लेकर अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, इकोनॉमिक डिसीजंस है, वो ले पाए। तो आई होप आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग मोटा मोटा क्लियर हो गया है। अब आइए नीचे चलते हैं डेफिनेशन पार्ट के ऊपर कि इसकी डेफिनेशंस किस तरह है। तो 3 डेफिनेशंस हमको जो है वो इंपॉर्टेंट पढ़नी है। कौन कौन सी है, एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, जैसे हमारे भारत में, हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है जो अपने सीए भाई लोगों को बनाता है, वैसे ही इंग्लैंड और वेल्स का क्या नाम दिया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। तो इनके हिसाब से क्या है, एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as management accounting। तो किसी भी तरह की अकाउंटिंग जिससे आपका बिजनेस जो है वो पहले से ज्यादा अच्छे से काम कर सके, उसको क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिमिलरली एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in such a way as to assist management in creation of policy and the day-to-day operation of any undertaking। तो हमने जब ऊपर मीनिंग पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ी थी, दो चीज, एक तो रूटीन और स्ट्रेटेजिकल डिसीजन। तो रूटीन का मतलब क्या होता है, जो आम दिनचर्या के अंदर आप चीजें करते हैं। जैसे आपका रूटीन क्या है, आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाते हैं, वहां पर पढ़ाई करते हैं, नहीं तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, उसके बाद खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा आराम कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे ये आपका रूटीन है, वैसे हर कंपनी का अपना रूटीन होता है। वहां पर सुबह एम्प्लॉइज आते हैं, अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, दिन में रिपोर्टिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, उस तरह से। अगर फैक्ट्री है तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का रूटीन है कि दिन के अंदर इस टाइम इतनी इतनी देर मशीन चलाएंगे, तो वो सब चीजें यहां पर की जाती हैं। आर.एन. एंथनी, उनके द्वारा क्या बताया गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। तो बहुत सिंपल सी, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि अलग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझने के लिए, सिंपल सी शब्द है मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, यानी कि वो अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को अच्छे से अपनी कंपनी रन करने में या मैनेज करने में मदद करे। बहुत सिंपल सी बात है। आप अगर इतना सा बात समझ जाएंगे तो आपके लिए एग्जाम में ही चीज लिखनी आसान हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से आता ही आता है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी यूनिट में सिर्फ चैप्टर ही ये एक है। तो आप समझ लीजिए कि आपके दोनों क्वेश्चंस जो यूनिट 1 में से आने वाले हैं 16 मार्क्स के, वो इसी चैप्टर के अंदर से आएंगे। और वो पहला क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट आर इट्स स्कोप, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे ही आपके दूसरा क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता बनाया जाएगा। तो यहां तक हमने समझ लिया है। उसके बाद क्या आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए देखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब हमने क्या क्या जान लिया, होता क्या है, यानी कि मीनिंग क्या है,
उसकी डेफिनेशन जो अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई हैं। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आइडिया हो गया, देखो मैंने आपको पहले जब मीनिंग पढ़ाया था तो उसके अंदर क्या पढ़ाया था कि इन अकाउंटेंसी इन इंफॉर्मेशन से क्या काम आता है। आप ये डिसाइड करते हो ना कि आपके आने वाले कल कैसा होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रोड्यूस करना है, कितना प्रॉफिट हमको चाहिए, कॉस्ट कितनी रखें कि मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव किया जा सके। तो उस बेसिस के ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी कि जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करता है। तो वही पहला कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है क्या कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो फ्यूचर को देखता है, यानी कि आज की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्या चीज डिटरमाइन करता है कि आपका आने वाला कल कैसा होगा, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या सेल्स है, एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करना है, कितना टैक्स पे करना है, ये सारी चीजें आप कहां डिटरमाइन करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद क्या होता है, टैलेंट बेस्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए एक मैनेजमेंट एक डिसीजन लेने के लिए, एक मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए आपको कितनी अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ रही है। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अब कोई छोटी चीज तो होती नहीं है, उसके अंदर आपकी जर्नल एंट्री से लेकर रिसिप्ट एंड वाउचर से लेकर फिर एंट्रीज कहां डलती हैं लेजर्स के अंदर, वो लेजर कहां पोस्ट होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस को कंसोलिडेट किया जाता है, क्लब्ड किया जाता है, उस क्लब्ड ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी आपकी बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनते हैं, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो ये यहां पर सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं है, साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग भी करनी है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इतने ही पंगे हैं। आप कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करोगे, पहले मटेरियल कॉस्टिंग करोगे, फिर लेबर कॉस्टिंग करोगे, फिर ओवरहेड कॉस्टिंग करोगे, उसके बाद फिर फैक्ट्री कॉस्टिंग, फैक्ट्री ओवरहेड को अलोकेट करोगे, उसके बाद क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे, जिसके अंदर आप स्टैंडर्ड्स बनाते हो, एक्चुअल बनाते हो, फिर उन दोनों को कंपेयर करते हो, फिर इस तरह से आप जो है और भी बाकी सारी चीजें जो है आप करते हो किसके अंदर, कॉस्ट में, फिर सिमिलरली टैक्स अकाउंटिंग में। तो ये बहुत जो है ना एक स्किलफुल काम है, इसको कोई भी आसान एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो वही कह रहे हैं कि इसके लिए प्रॉपर टैलेंट चाहिए, और वो टैलेंट कौन देता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कोई एमबीए है, तो वो लोग यहां पर आकर अपनी एक्सपर्टीज देते हैं, क्योंकि उनके पास ये टैलेंट होता है, वो इन चीजों को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इनसे अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर आता है रैशनल बिहाइंड डिसीजंस, यानी कि लॉजिक कि डिसीजंस के पीछे, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन भी लेना है, तो मोबाइल फोन लेने का भी एक लॉजिक होता है कि आपको जितनी जरूरत है, आपका कितना बजट है, उस बजट के अंदर आपकी कितनी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं। अब अगर मान लीजिए आपका बजट 30,000 का है और आप फोन अपने सपने ले रहे हैं एक एप्पल आईफोन 13 के, तो अब ऑब्वियस ही बात है आप 30,000 के अंदर वो सपना अपना नहीं पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप 30,000 के अंदर इतना पक्का है कि कोई बहुत अच्छा सा मोबाइल फोन जरूर ले आ पाएंगे। तो कोई भी डिसीजन जब आप लेते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, और वो लॉजिक कौन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन हम किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में। तो यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बन जाता है, लॉजिक बन जाता है किसके पीछे, आपके मैनेजरियल डिसीजंस के पीछे। उसके बाद सेलेक्टिव, तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये बहुत सेलेक्टिव इन नेचर होता है, इसके अंदर सारी चीजें नहीं आती हैं, इसके अंदर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लेनी है। अब क्योंकि बहुत सारी फील्ड रिलेटेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो हमें इतनी सारी डिटेल में नहीं जाना, हमको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन उठानी है जो हमारे काम आ सके। उसके बाद मींस नॉट दी एंड, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक जरिया है, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ये आपका सिलेबस है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये सिर्फ एक जरिया है कहां तक, उस डिसीजन तक पहुंचने का, उस रिजल्ट को हासिल करने का, ये खुद में कोई एंड नहीं है। तो वो चीज ये यहां पर समझाने चाह रहे हैं कि ये आपके रिजल्ट तक आपको पहुंचा देगा, लेकिन ये खुद वो रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक जरिया है, यानी कि ये वो नदी है, ये वो रास्ता है जिस पर आप चलेंगे तो आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फिर आता है टूल्स एंड टेक्निक्स, इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स है। ये अपने टूल्स एंड टेक्निक्स कौन से होते हैं, वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गए, जिसके अंदर आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बजटरी कंट्रोल, ये सारे इसके क्या आ जाते हैं, टूल्स बन जाते हैं। फिर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, अब प्लानिंग और कंट्रोल करने के लिए तो हम इतना सारा लफड़ा क्रिएट कर रहे हैं, तो वही चीज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बना देते हैं। तो आई होप आपको मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अच्छे से क्लियर हो गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अब देखो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं जिनके हिसाब से कोई भी चीज की जाती है। अब जैसे आप अपने अकाउंट्स में जाएंगे तो वहां पर भी प्रिंसिपल्स होते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह क्योंकि ये सब्जेक्ट भी कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं,
पुराने दो सब्जेक्ट मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी को मिलाकर बना दिया गया है। तो अब वही उन दोनों से प्रिंसिपल्स उठ के इसके अंदर भी आएंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने अकाउंट्स में पढ़ा था, क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है वो उसके ओनर से एक सेपरेट एंटिटी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ यही कारण है कि वो एक सेपरेट एंटिटी है, उसके ओनर्स को हम कहां लिखते हैं, लाइबिलिटीज के अंदर लिखते हैं। अब मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैं उस कंपनी के अंदर पैसा लगाता हूं, अब मेरी कंपनी, मेरा ही पैसा मैं उसको दे रहा हूं, तो वो लाइबिलिटीज में क्यों लिखा जाता है? आपने कभी ये सोचा? इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि आपके जो बिजनेस है वो आपसे अलग है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह रजिस्टर किया गया है। आप चाहे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अपना नाम है, उसका अपना अस्तित्व है। तो वो यहां पर कॉन्सेप्ट बताया गया है। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी और ओवर सब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी ये किससे मिलता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म से। ये भी कॉन्सेप्ट अपना कहां से उठाया हमने? कहां से उठाया है? अकाउंटेंसी से उठाया है। उसमें क्या होता था कि एक इंफॉर्मेशन जो है उसका महत्व होना चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक ऐसी चीज लें, मान लीजिए आपकी जरूरत है, क्या है आपकी जरूरत है? कॉल करना, व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम कभी कभी सर्फ कर लेना, थोड़ा बहुत नेट सर्फिंग जैसे गूगल वगैरह हो गया उसके ऊपर सर्फ। अब आप सिर्फ इन बेसिक फीचर्स के लिए 1-1.5 लाख का फोन ले, वो चीज तो आप देखो कितना इलॉजिकल सा सुनने में लगता है। अब देखिए आप 1-1.5 लाख खर्च कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि भाई मेरे को बेस्ट कैमरा चाहिए, मुझे जो है बेस्ट जो है एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए, मुझे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एकदम जो है एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए। तो अगर वो आपके लॉजिक्स हैं तो फिर बढ़िया बात है, आप खर्च कीजिए। और अगर आपके बजट में है तो बहुत बढ़िया बात है, आप लीजिए वो मोबाइल भी। लेकिन आपका बजट नहीं है, दूसरी चीज आपका इस्तेमाल ही नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप कभी कभी चलाना है, दिन में 1-2 कॉल्स उठानी है, ये इतने बेसिक बेसिक काम है। अब इन छोटे कामों के लिए अगर आप 1-1.5 लाख रुपए का मोबाइल लेंगे तो आप खुद बताइए क्या ये जस्टिफाइबल है? तो वही चीज यहां कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा खर्चा या इवेंट हमको नहीं देखना, हमको नहीं रिकॉर्ड करना जो मटीरियल नहीं है, समझ रहे हैं, यानी कि जिसका कोई खास इंफ्लुएंस नहीं पड़ रहा। अब मान लीजिए कोई 10 रुपए का खर्चा यहां पर किया है ना, तो अब 10 रुपए के खर्चे से मेरी कंपनी तो ना गरीब हो जानी है ना अमीर हो जानी है। तो इस तरह के खर्चे अवॉइड किए जा सकते हैं। हाँ, बात 1-1.5-2 लाख की है, 1-1.5-2 करोड़ की है, वो बड़ी रकम हो जाती है, वहां पर इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा आ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि यहां पर ऑब्जेक्टिव रहना है हमको। सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? बायस नहीं इंट्रोड्यूस करना है कि मुझे तो ये 10 रुपए जो है महंगे लग रहे हैं तो मैं एंटर कर दूंगा, नहीं, तेरे हिसाब से काम नहीं करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करना है, वही चीज। उसके बाद परमानेंसी आ जाती है। तो आपने ये चीज भी पढ़ी है कि जो एक कंपनी है उसके अंदर एक कहावत बोली जाती है कि मैन मे कम एंड मैन मे गो बट अ कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो वही चीज यहां पर है कि एक कंपनी की अपनी कोई लाइफ नहीं होती है, वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए काम कर सकती है। कुछ सर्टेन एस्पेक्ट सिचुएशंस होती हैं जब उसको बंद किया जा सकता है, वाइंड अप किया जा सकता है, वो हम कभी फिर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा कि जब तक वो सिचुएशन अराइज नहीं होती तब तक एक कंपनी जो है वो हमेशा के लिए जिंदा रहती है। चाहे आदमी जो है उसके ओरिजिनल ओनर्स थे वो जिंदा हैं या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं? कॉस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कैसे करना है, आपकी कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, वो सारी चीजें हम कहां करते हैं? इसके अंदर करते हैं। फिर आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ओवर रिजिडिटी। अब देखिए दो इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट भी है, अकाउंटिंग भी है। अब दो कॉन्सेप्ट अगर हम रिजिड रखेंगे यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे तो वो अब सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कैसे करेंगे, है ना, सॉरी, तो सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कैसे करेंगे? टाइम कितना डायनामिक है, चीजें बहुत जल्दी चेंज करती जाती है, सरकार अपनी पॉलिसीज आजकल लोगों के कपड़े बदलने से पहले बदल देती है। तो वही चीजें यहां पर कह रहे हैं कि हमें जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या रखने पड़ेंगे? फ्लेक्सिबल रखने पड़ेंगे कि अगर कभी भी ऐसी कोई कंटीजेंसी आती है जब कोई सरकार की पॉलिसी बदल जाए। हमने अपने सेम 1 के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट तो अच्छे से पढ़ा था, उसके अंदर हमें यह भी पता था कि जो एक बिजनेस है वो कितने रिस्की एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है। तो वही यहां पर चीज बोली जा रही है कि उतने रिस्की एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए हमें रिजिड नहीं होना है। रिजिड कौन हुआ? नोकिया हुआ, उसने बात नहीं मानी, एंड्रॉइड की डिमांड थी, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के फोन पकड़ा रहा था। यार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए तो हम अपने लैपटॉप्स ले ही रहे हैं ना, मोबाइल कंप्यूटर यूज कर ही रहे हैं, मोबाइल के लिए अंदर मुझे क्या चाहिए? एंड्रॉइड चाहिए। वो नोकिया दे नहीं रहा था तो नोकिया होगी बंद। अब सिमिलरली सैमसंग ने लोगों की डिमांड सुनी, उसने अपना एंड्रॉइड फोन देने स्टार्ट करे। अब देखो सैमसंग कितने नंबर 1 पे, सिमिलरली शाओमी, रियलमी और ये सब भी हैं। वो चीज है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय के साथ अपने आप को बदलते रहो।
फिर क्या होता है, सरप्लस जो है वो सरप्लस जनरेट करना होता है। देखिए हर फर्म का क्या सपना रहता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यानी सरप्लस में रहना। जो आपके रेवेन्यू है वो जब आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होंगे, यानी कि जो आपने कमाया वो जितना आपने खर्च किया उससे ज्यादा होगा, तो वो क्या सिचुएशन बन जाती है, आपकी सरप्लस की सिचुएशन बन जाती है। वही कह रहे हैं यहाँ पर। फिर आते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब आप देखते हैं जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है या ये सब है, ये आपके मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। कहने का मतलब ये ऐसी तरह की मैनेजमेंट या ऐसे तरह के डिसीजंस वहां पर लिए जाते हैं जो एक्सेप्शनल नेचर के होते हैं। समझिए बात को। जैसे आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई मुझे जो है दिन के अंदर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें करते हैं, और वो चीज क्या कहलाई जाती है, यानी कि मतलब आप जब एक प्रॉपर बैकग्राउंड सेटअप कर लेते हैं अपने काम करने को, उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो वो ये है, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी इन्वॉल्व किया गया है। फिर आता है फॉरवर्ड लुकिंग, तो वो जो हमने पढ़ लिया कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसकी जो अप्रोच है वो क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड है। फिर क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब आप इतनी सारी चीजें अगर कर रहे हो अच्छे से, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आप कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप जितने रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे होगे। तो हमने ये जो है प्रिंसिपल्स भी अब अच्छे से कवर कर लिए हैं। कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसके अंदर हम टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे, किसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो वही चीज है जो हमने आपको पहले बताई थी, वही सेम चीजें अब यहाँ पर रिपीट की जाएंगी। कौन कौन सी हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन सी हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आप इसको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को, कॉमन साइज अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपली यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिख के आइएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें आती हैं। क्या आता है आपका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या उसको बैलेंस शीट कह लीजिए, और आपका नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, फिर आपका क्या आता है, डिस्क्लोजर्स आते हैं, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और फिर क्या आता है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें आपकी कहां आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट आती है, तो उसी स्टेटमेंट को जब हम पिछले 2-3 सालों को कंपेयर करते हैं आपस में, उसको क्या बोला जाता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए ये साल कौन सा चल रहा है, 2021-22 का सेशन है ना, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 चल रहा है, 31 मार्च तक आपका। तो अगर मान लीजिए मैं 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट जब फाइनलाइज कर लूंगा, उसको किससे कंपेयर करूंगा, 2020-21 से, 2019-20 से। तो ऐसे पिछले 3 सालों की जब बैलेंस शीट मैं एक साथ एक लाइन में रख के कंपेयर करता हूं, तो उस चीज को ये देखने के लिए कि मैं कितना जो है, किस किस चीज के अंदर ग्रोथ हुई है, किस किस चीज के अंदर डिक्लाइन हुआ है, कौन से एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं कुछ सालों के अंदर, वो सारी चीजें देखने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। फिर आपका रेशियो एनालिसिस आ जाता है, जिसके अंदर आप करंट रेशियो वगैरह देखते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो देखते हैं कि भाई कितना प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट आया। सिमिलरली करंट रेशियो, यानी कि आपके करंट एसेट्स जो हैं वो आपकी करंट लायबिलिटीज के प्रोपोर्शन में कितने ज्यादा हैं। तो इस तरह से सारी चीजें आप करते हैं कहां पर, रेशियो एनालिसिस में। फिर आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाते हैं कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साल के अंदर या एक पीरियड के अंदर कितना कैश फ्लो हुआ। तो आप सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखते हैं, आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखते हैं। फिर साल भर जितनी ट्रांजैक्शंस हुई वो सारी रिकॉर्ड करते हैं। 3 कैटेगरीज में कौन कौन सी होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर इन तीनों का जोड़ घटा जब कर लेते हैं तो उनका जो टोटल आता है, अगर वो पॉजिटिव में है तो उसको ओपनिंग में ऐड कर देंगे, उससे हमारा क्या निकल आएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो आप बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे। अगर वो नेगेटिव में है और आपका ओपनिंग में 1 लाख है मान लीजिए, और आपने पूरे साल के अंदर मान लीजिए -80,000 जो है आपका, जो यानी कि आपके जो कैश आउटफ्लो है, यानी कि एक्सपेंसेस है, वो आपके इनफ्लो से ज्यादा हो गई इस साल, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा अमाउंट। तो 1 लाख में से -80,000 करेंगे तो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बच जाएगा, 20,000 रुपए। सिमिलरली अगर वही 80,000 पॉजिटिव में आते हैं, यानी कि आपका इनफ्लो आपके आउटफ्लो से ज्यादा है, तो आपका 1 लाख प्लस 80,000 क्लोजिंग कैश इनफ्लो कितना बन जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,80,000। ये फिगर हम उठा के कहां लिख देंगे, अपने बैलेंस शीट के अंदर। तो वो चीजें हैं। सिमिलरली फंड फ्लो स्टेटमेंट है कि आपके वर्किंग कैपिटल यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स जो हैं वो चाहे लिक्विड हैं चाहे वो नॉन लिक्विड फंड्स हैं, नॉन करंट हैं, वो सारों का जो है लेखा जोखा किसमें दिया जाता है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में। उसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। जैसे आप हैं, मान लीजिए आपके एग्जाम्स कल को स्टार्ट हो जाते हैं या आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप अपना डेली शेड्यूल बनाते हैं कि भाई मेरा टारगेट है कि मैं 5 सब्जेक्ट्स हैं तो मैं हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर करके सोऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे पूरी रात नींद ना आए, लेकिन मैं जब तक मेरे एक एक हर सब्जेक्ट के 5 चैप्टर पूरे नहीं हो जाएंगे, मतलब एक एक चैप्टर पूरा नहीं हो जाएगा, टोटल 5 चैप्टर, तब तक मैं नहीं सोऊंगा। तो आपने क्या कर लिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। ठीक है, अब शाम को जब आप देखते हो तो आप देखते हो यार 5 तो नहीं हो पाए, पर 4.5 हो गए या 4 हो गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके स्टैंडर्ड थे, आपने एक्चुअल परफॉर्म कितना किया, 4।
तो आप उसको कंपेयर कर रहे हो कि मैंने सोचा कितना था 5 करूंगा, हुआ कितना 4, तो वो चीज आप अगले आने वाले टाइम में उसको ठीक करने की कोशिश करोगे। इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है? वेरिएंस। तो ये भी हम अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं, ठीक है, वो चीजें। उसके बाद क्या होते हैं, मान लीजिए आपने 5 का टारगेट बनाया था और 6 अचीव कर लिया, तो वो भी देखना है कि मैंने एक ज्यादा अचीव क्यों किया। क्योंकि देखिए कभी कभार क्या होता है ना, आप जो हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स के अंदर, मार्जिनल जो यूटिलिटी है, कि आप जैसे एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो उससे आपको एडिशनल कैपिटल भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, या कैपिटल एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़ते हैं, तो वो चीज भी रोकनी है। तो ना ज्यादा हो ना कम हो, जितना सोचा उतना करो, वही चीज आपकी क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर बजटरी कंट्रोल आ जाते हैं, जिसके अंदर आप बजट्स बनाते हैं। ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आप बजट्स बनाते हैं साल के स्टार्टिंग में, फिर पूरे साल उस बजट के हिसाब से खर्च करते हैं। साल के एंड में आप जो बजट आपने सोचा था उसको किससे कंपेयर करते हैं? जितना एक्चुअली खर्च हो गया, यानी एक्चुअल बजट। फिर वो दोनों को कंपेयर करते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि भाई मान लीजिए मैंने एडवर्टीजमेंट पे 1 लाख सोचा था और खर्च हो गया 1,10,000, तो ये 10,000 क्यों खर्च हुआ? तो ऐसे ही एक्सेस और अंडर, यानी ओवर एक्सपेंस और अंडर एक्सपेंस, इन चीजों को आप कहां कवर करते हो? इन चीजों में। तो ये सारी चीजें आपकी जो है ये क्या बन जाती हैं? टूल्स एंड टेक्निक्स बन जाती हैं। तो आई होप आपको इतनी भी चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अपना क्या जाता है? ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये फटाफट से कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट फॉर गुड डिसीजन। तो अब देखो ना, इतनी सारी अगर हमने पढ़ाई कर ली, इंफॉर्मेशन कर ली, किस लिए करी? ताकि अच्छे डिसीजंस ले सके। इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। अब ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, हमारे कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन प्रॉफिट। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी सारी जो मैनेजमेंट है वो अच्छे डिसीजंस ले रही है, तो उससे क्या होता है? अल्टीमेटली हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशंस है वो स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, क्योंकि अब हमको पता चल गया हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, वीक पॉइंट्स कौन से हैं। वीक पॉइंट्स को हमने बंद कर दिया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हमने प्रमोट कर दिया, तो इससे क्या हुआ? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनती गई। कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा पर्पस ही क्या होता है? कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। उसके बाद क्या आता है? कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस। जब आपको एग्जैक्टली पता है आपको कितना प्रोड्यूस करना है, आपकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, आपको मार्जिन कितना रखना है, तो आप इसके बेसिस पे एक कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हो। फिर क्या आता है? रेवेन्यू जनरेशन। फिर से वही प्रॉफिट वाली बात हो गई। एक्सपेंशन एंड मोर। अब जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा आप उतना ही ज्यादा एक्सपेंड भी तो करोगे। अब मान लीजिए आपके पास खूब सारा प्रॉफिट आ गया, आप सोचोगे ना कि भाई अब मैं दूसरे देशों में भी ऑपरेशन कर सकूं या दूसरे शहरों में भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करूं। वही चीज मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब आप जितनी नई जगह पर ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, जितना ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, तो नए लोगों को व्यापार भी मिलेगा, नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब नए लोगों को, अब देखो फिर से 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं, कौन कौन से? इनकम, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन बढ़ा ली, प्रोडक्शन से क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ गई, तो तीनों चीज अगर ऊपर जा रही है तो सिंपल सी बात है आपका इकोनॉमिक, पूरे देश का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहेगा और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आते हैं। तो आज इतना ही करते हैं। अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग और जो इसके अंदर जो चीजें बच गई हैं वो कवर कर लेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज ये पीडीएफ वगैरह जो है आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने इस हिसाब से ही बनाए हैं कि आप एग्जाम में जैसे जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस हिसाब से इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके आ सकते हैं। तो इसके अंदर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको जो है आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए ऐसा रेगुलर कंटेंट पोस्ट करता रहूं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।